लिंकेज। दो चीज़ें हमें डिस्कस करना है यहाँ पर, एक तो लिंकेज और दूसरा क्रॉसिंग ओवर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लिंकेज की। कल हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर डिस्कशन किया था, वहाँ पर दो चीज़ें बताई थी हमने आपको। एक, हमने आपको बताया था कि जो जीन है बियरर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बताया था। जीन, और दूसरा हमने आपको बताया था वेहिकल, इट इज द क्रोमोसोम। ये टर्म किसके लिए यूज किया गया? क्रोमोसोम के लिए यूज किया गया ये टर्म वेहिकल। मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम वो फिजिकल स्ट्रक्चर है जिस पर जीन बैठा हुआ है, और जीन जो है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का क्या है? वाहक है, इसीलिए इसको वेहिकल कहा गया, राइट। अब यहां पर जो टर्म ये निकल के आ रहा लिंकेज, पहले हम इसे डिफाइन करेंगे, फिर जानेंगे कि लिंकेज ग्रुप क्या होता है और लिंकेज मैप क्या होता है। तीन चीजें, किन किन चीजों को जानना है? लिंकेज, लिंकेज ग्रुप और लिंकेज मैप। लिंकेज मैप ये जानना है, और इसमें हमको ये सीखना है कि लिंकेज मैप डिजाइन कैसे किया जाए। इन सभी चीज़ों पर चर्चा आज हम करेंगे। लेक्चर इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे पीजीटी में, एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंकेज की। सपोज करिए कि ये क्रोमोसोम्स हैं और इन पर बैठे हुए जो ये जीन है ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी, ये है सपोज दैट। तो ये जो क्रोमोसोम है ये वेहिकल हो गया और ये हो गए जीन। आप कहते हैं कि एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन अगर हैं तभी हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर एक क्रोमोसोम पर केवल एक ही जीन है तो फिर इस चैप्टर का कोई स्कोप नहीं है उसके लिए। इस पॉइंट का यही मतलब है कि एक क्रोमोसोम पर बैठे हुए एक से अधिक जीन, these have the tendency to appear in gamete as single unit together during gamete formation. It is known as linkage. तो हम पहले डिफाइन कर लें इसको, लिंकेज है क्या चीज? करेंगे साहब, लिंकेज जो है ये क्या है? इट इज द टेंडेंसी of more than one genes present on same chromosome. Same chromosome. To appear in gamete together as single unit लिंकेज को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। कह रहे हैं कि एक क्रोमोसोम पर बैठे हुए जीन जब गैमीट्स में एक साथ एक सिंगल यूनिट के रूप में अपीयर करते हैं तो हम इसकी इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, सपोज करिए कि ये एक सेल है जिसके अंदर एटलीस्ट एक पैटर्नल क्रोमोसोम और दूसरा ये पैटर्नल ये मैटरनल क्रोमोसोम है। तो पैटर्नल क्रोमोसोम पर जो जीन बैठे हुए हैं, आप इनको एलील भी कह सकते हैं। कौन कौन है? कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। कह रहे हैं कि जब गैमीट फॉर्मेशन हो और ये एक दूसरे का साथ न छोड़ें, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब गैमीट फॉर्मेशन हो तो फिर ये एक यूनिट के रूप में, सिंगल यूनिट के रूप में ये साथ साथ जाएं, कैपिटल ए
स्मॉल बी और कैपिटल सी, इस तरह से ये अपीयर करें। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जो दूसरी सेल यहां बन रही है डिवीजन के बाद मियोसिस में, यहां पर कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस प्रकार से, यानी कि इनके बीच किसी भी प्रकार का खंडन नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा कि एक दूसरे से अलग हो जाए, बल्कि एक साथ चलेंगे। ये क्रोमोसोम अपने जोड़ी के इस क्रोमोसोम से अलग हो जाएगा। सेग्रीगेशन किस चीज का हो रहा है? पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो रहा है, अलगाव हो रहा है। बात समझ गए? जब ये बंटवारा होता है तो पैटर्नल क्रोमोसोम पर बैठे हुए एक से अधिक जितने भी जीन हैं, इनकी टेंडेंसी, जिसके आधार पर ये एक साथ गैमीट में जाते हैं, इस घटना को लिंकेज कहते हैं। हमने यहां पर टर्म टेंडेंसी क्यों यूज किया है? क्योंकि इनकी आदत है कि एक साथ अपीयर करें। ये और बात है कि इसमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, कभी कभी ये अलग भी होते हैं। लेकिन जब ये अपीयर होते हैं एक साथ, तो जीन के लिए कहा जाता है कि दीज आर प्रेजेंट इन कपलिंग फेज। किस फेज में है? कपलिंग फेज में। यानी कि एक क्रोमोसोम पर बैठे हुए सभी जीन जब लिंकेज शो करते हैं तो इनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, कहते हैं कि दीज जीन्स आर इन कपलिंग फेज। कपलिंग मीन्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और उस क्रोमोसोम को जिस पर कि ये लिंक्ड जीन बैठे हैं, इवन जीन को क्या कहेंगे? जीन्स को क्या कहेंगे? ये कहेंगे साहब ऑल दी जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। सभी जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम पर स्थित हैं, आर नोन एज, हम इन्हें लिंक्ड जीन कहते हैं। ये एक ही क्रोमोसोम पर बैठे हुए सभी जीन आपस में लिंक्ड जीन कहलाते हैं, ठीक है। और उस क्रोमोसोम को हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? द क्रोमोसोम बियरिंग ऑल दी जीन्स ऑफ इट आर नोन एज, क्या कहेंगे उसको? लिंकेज ग्रुप कहते हैं। द क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की बात हो रही है, हैविंग ऑल इट्स लिंक्ड जीन नोन एज द लिंकेज ग्रुप, हम इसे लिंकेज ग्रुप कहते हैं। सभी ने लिख लिया? कोई डाउट किसी को? यहां तक कि उस समझने में एक एक पॉइंट समझिए। बहुत ही इलस्ट्रेटेड स्कोप है इस चैप्टर का, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आना होगा तो इसी से बनेगा। तो आपने ये देखा कि किसी भी सेल में क्रोमोसोम सेट में होते हैं, दो सेट में होते हैं, उनको पेयर कहा जाता है। और सेम नंबर के क्रोमोसोम आपस में पैटर्नल और मैटरनल साइड से पेयर करते हैं। इस पेयरिंग को होमोलॉगस पेयरिंग कहते हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे यही घटना सिनेप्सिस होती है जब होमोलॉगस पेयरिंग करते हैं। और एक क्रोमोसोम पर बैठे हुए सभी जीन लिंक्ड जीन कहलाते हैं। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? यहां पर ए, बी एंड सी, ये क्या है? ये लिंक्ड जीन है। इसी प्रकार से ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये भी आपस में क्या है? ये लिंक्ड जीन है। और ये क्या है? लिंकेज ग्रुप है। यहां पर दो लिंकेज ग्रुप दिख रहा है, पैटर्नल क्रोमोसोम का एक लिंकेज ग्रुप और मैटरनल क्रोमोसोम का दूसरा लिंकेज ग्रुप। तो कितनी बात समझ गए आप? लिंकेज, द टेंडेंसी of more than one gene present on the same chromosome to appear as a single unit together in the gamete known as
linkage. All these genes present on the same chromosome known as linked genes, and the chromosome bearing all of its linked gene known as linkage group. तो 3 टर्म हो गया, लिंकेज, लिंक्ड जीन एंड लिंकेज ग्रुप. इतनी बात समझ में आ गई. अब लिंकेज ग्रुप से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे बनेगा वो ये है कि ह्यूमन मेल में और ह्यूमन फीमेल में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं. ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं ह्यूमन मेल में और ह्यूमन फीमेल में. तो जब हम ह्यूमन मेल की बात करते हैं तो 24 लिंकेज ग्रुप माना जाता है. कितना मानते हैं? क्योंकि पेयर माना जाएगा वहां पर. इधर वाला मिटा दे रहे हैं. हम यहां पर अगर बात करें, कन्या समझ में आ रहा है? स्पीड ज़्यादा तो नहीं है हमारी? ठीक है, शूट कर रही. ठीक है, क्या बताने जा रहे थे? हाँ, अब जो लिंकेज ग्रुप है ह्यूमन मेल में, इन ह्यूमन मेल यानी मनुष्य में, पुरुष में, देयर आर कितने? 24 लिंकेज ग्रुप्स. वो कैसे? आपको पता है कि 22 तो एक्स होते हैं. 22 पेयर में कितने? ये 22 पेयर एक्स होते हैं और सब एक जोड़ी का जो क्रोमोसोम है वो एक जैसा होता है, होमोलॉगस है, तो उसको हम एक ही मानते हैं. जैसे पहली जोड़ी का क्रोमोसोम, उसमें कितने क्रोमोसोम है? 2. लेकिन लिंकेज ग्रुप जब कंसीडर करेंगे तो एक मानेंगे, क्योंकि एक्स एक्स आपको मालूम है ना 22 पेयर्स ऑटोसोम होते हैं. ऑटोसोम का मतलब क्या हो गया? सभी एक्स होते हैं, तो एक्स एक्स. तो हम इसे क्या मानेंगे? हम इसको एक लिंकेज ग्रुप मानेंगे, 1 पेयर. ऐसे कितने पेयर हैं? 23 पेयर. लेकिन जो 23rd पेयर है वो आइडेंटिकल नहीं है. 23rd पेयर में कौन है? यहां पर प्लस करें, अब देखो x है और y है, तो अब आप 22 तो इसे ले लेंगे, 23rd ये है और 24th ये है. इस प्रकार से 22 और एक और 23 और एक 24, कुल मिला के कितने? 24 लिंकेज ग्रुप होते हैं. किसमें? ह्यूमन मेल में, बिकॉज ऑफ द वाई क्रोमोसोम. अदरवाइज दिस विल बी 23 ओनली, जो कि हम फीमेल में देख रहे हैं. इन ह्यूमन फीमेल, इन ह्यूमन फीमेल, स्त्री में अगर हम देखें, ह्यूमन फीमेल, देयर आर 23 लिंकेज ग्रुप्स. तो ये क्वेश्चन ये नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप से संबंधित हो गया. पुरुष में 24 लिंकेज ग्रुप होगा और स्त्री में 23 लिंकेज ग्रुप होगा. सभी के बारे में जानते चलें. लिंकेज क्या है, लिंक्ड जीन क्या है, लिंकेज ग्रुप क्या है, ये सारी चीजें. तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि पुरुष में कितने लिंकेज ग्रुप हैं और स्त्री में कितने लिंकेज ग्रुप हैं. अब आगे बढ़ रहे हैं. क्लियर है इतनी बात? अब प्रश्न ये है कि जब ये एक क्रोमोसोम पर बैठे हुए सभी जीन लिंकेज शो करें तो हम बोलेंगे कि ये सभी जीन किस फेज में हैं? कपलिंग फेज में हैं. किसमें हैं? हाँ, तो जीन्स शोइंग द लिंकेज आर इन कपलिंग फेज, कंसीडर टू बी इन कपलिंग फेज. जीन्स showing linkage कपलिंग फेज. ये जीन्स शोइंग लिंकेज आर सेड टू बी इन कपलिंग फेज. साथ साथ रहना चाहते हैं, हम साथ साथ हैं, हम अलग नहीं होंगे, है कि नहीं? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हैं? जय एंड बीरू सिटिंग ऑन द बुलेट. तो
तो कह रहे हैं साहब ये दोस्ती हम नहीं, तो दोस्ती क्या चीज़ है? लिंकेज। हम इसे ना तोड़ेंगे, और तोड़ने वाली कौन आ गई? बसंती आ गई है। बसंती कह रही है दोस्ती जरूर टूटेगी, है कि नहीं? हाँ। अब यहाँ बसंती कौन है? दरअसल में यहाँ पर बसंती का रोल प्ले करने वाला एक सिस्टम है, एक इवेंट है जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर दोस्ती तोड़ देता है। वो कैसे होता है? अब आपको मालूम है, जैसे आप दो दोस्त हैं और अगर नज़दीकी बहुत है तो कोई तोड़ ना पाएगा, इन दोनों को कोई तोड़ पाएगा? सवाल नहीं है। दो जिस्म एक जान, ऐसे कहते हैं ना, हैं? इनको कोई ना तोड़ पाएगा। अब चाहे जितना कनफुकवा आ जाए, कनफुकवा समझते हैं ना, हैं? कनफुकवा क्या होता है? तो शिकायत कर देता है, चुगलखोरी करने वाला। तो कह रहे साहब दो फ्रेंड हैं, दे आर वेरी क्लोज, नो कैन ब्रेक, इनका बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता कोई। इन द सेम मैनर, इफ देर इज द क्लोजरशिप बिटवीन द जीन्स सिटिंग ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन बहुत नजदीक हैं एक दूसरे के। अब देखो, कह रहे हैं कि दोस्ती ऐसी है, दोस्ती ऐसी है कैसी? दोस्ती, श्रवण भाई, दोस्ती ऐसी है, वो छू रहा है, केवल ऐसे छू रहा है, दोस्ती की लाइन को ऐसे छू रहा है, तो हल्का सा हिलेंगे बस, खत्म। और अब क्या है? अब देखिए क्लोजरशिप बढ़ रही है, ऐसे हैं तो थोड़ा अभी हिलने में टाइम लग रहा है, और हैं तो फिर और मजबूती हो गई, और ऐसे हो गए तो फर्मली। निश्चित रूप से इसका मतलब ये हो गया कि लिंकेज कितना परसेंट होगा, इट्स द मैटर ऑफ डिस्कशन। यू कैन नॉट जज विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, up to what extent the crossing over going to occur, because it is its reverse phase, that is known as repulsion phase, if the genes are in repulsion phase। इसका मतलब ये हो गया कि अपने सहयोगी का हाथ छोड़कर दूसरे सहयोगी के साथ चल देते हैं, तो फिर अदला बदली हो जाती है। बस यही है आधार वेरिएशन का। जेनेटिक वेरिएशन का आधार यही है, जब जीन अपने क्रोमोसोम के सहयोगी का साथ छोड़कर दूसरे क्रोमोसोम के साथ चले जाते हैं, दूसरे बगल वाले क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, तो फिर नए कॉम्बिनेशंस एराइज होते हैं। नए कॉम्बिनेशंस, नए माने री, आर ई, री, और कॉम्बिनेशन। री कॉम्बिनेशन मीन्स एक नया कॉम्बिनेशन निकल कर आ रहा है। लाल रंग के पैंट और नीला रंग के शर्ट पहने हैं, आप क्या कह लिए हैं? पैंटवा चेंज करके सफ़ेद कह लिए हैं, तो कॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन आ गया साहब। इसी प्रकार से जीन में अदला बदली होने पर कॉम्बिनेशन चेंज हो जा रहा है। जब चेंज होगा तो इट विल बी द बेसिस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म अमंग दी ऑर्गेनिजम्स। हालांकि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एक बड़ा टर्म है, जो कि पॉपुलेशन में एक तमाम प्रकार के वेरिएशंस का एक समेटिव एस्पेक्ट है उसका, कि भाई तमाम प्रकार के वेरिएशंस होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो क्रॉसिंग ओवर के कारण ही हो, किसी में म्यूटेशन हो गया हो, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, म्यूटेशन हो गया, कोई डीएनए उसमें जो है बेस पेयर जो है चेंज हो गया, या फिर डीएनए रेप्लिकेशन के समय कोई मिसमैचिंग हो गई। तो देयर आर सो मेनी काज ऑफ वेरिएशन एंड द क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर इज वन ऑफ देम। वेरिएशन का एक आधार क्रॉसिंग ओवर निश्चित रूप से है, लेकिन और भी तमाम कारण है। तो जब हम ये बात करते हैं जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की, तो इट इज़ नॉट द सिंगल टर्म, इट इज़ ए समेटिव टर्म, एक इंक्लूसिव टर्म है, जिसमें तमाम छोटे छोटे चेंजेज आते हैं, तमाम वेरिएशन, इन्वायरमेंटल इफेक्ट का असर होता है, हार्मोनल चेंज का होता है, जो जीन में परिवर्तन कर ले जाए, वो किसी भी प्रकार का हो। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसलिए पढ़ते हैं आप, म्यूटेशन में क्या क्या होते हैं? फिजिकल रेडिएशन, केमिकल रेडिएशन, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये सभी तो वेरिएशन के आधार बनते हैं, जिसको डार्विन ने क्या माना था? वेरिएशंस, दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द ग्रेट चेंज इन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इवोल्यूशन के लिए वो रॉ मटेरियल हैं वेरिएशंस। इस वेरिएशन का एक कारण आपका ये क्रॉसिंग ओवर है, जिसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अभी तक कुछ लिखाया ही नहीं। अब जब आप देखोगे वीडियो की सर लिखने लायक क्या है इसमें, तो कहोगे इसमें तो कुछ मिला ही नहीं, और पता लगा सवाल तमाम आ गए। ऐसे होगा। कथा सुनिए पंडित सत्यनारायण स्वामी की जय, है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई नहीं आ गई? लिंकेज, लिंक्ड जीन, लिंकेज ग्रुप और कपलिंग फेज, ये मैंने आपको सब बता दिया। क्वेश्चन ये है कि इसका एक्सटेंट क्या होगा, लिंकेज का एक्सटेंट क्या होगा, कब तक ये एक साथ रहेंगे? तो जब तक इनके बीच की नज़दीकी रहेगी। अगर इन जीन के बीच में दूरी बढ़ गई है, अगर हम ये बात करें, सपोज दैट यू आर गोइंग टू कंसीडर द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड सी, तो इट इज ग्रेटर बिकॉज द डिस्टेंस इज टू मच।
लेकिन अगर हम ये कहें कि ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर इस पॉइंट पर हो जाए, अरे भैया ये यहां पर देखो कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो इधर वाला टूट कर उधर जाएगा, उधर वाला इधर आएगा, तो जब ये टूटेगा तो किससे संबंध तोड़ेगा? अपने बगलिया वाले से तोड़ेगा ना। अपने बगलिया वाला कौन है? ये बी है। तो जब ए इधर जाएगा तो इसी से तो संबंध तोड़ेगा ना। अरे यहां से कटेगा तो इधर से जुड़ेगा, और यहां जुड़ेगा तब जब यहो कटेगा। तो कहीं तू उनके साथे जाता हो, चलो हम उनके साथे जा रहे हैं, अदला बदली हो गई। तो ये अपने इस वाले से संबंध तोड़ेगा और ये वाला अपने इस वाले से संबंध बगल वाले जीन से तोड़ेगा। और जब ये संबंध तोड़ेगा तो बगल वाला पूछेगा कि मुझसे क्या भूल हुई है, कौन सी खता हमसे हुई है, मेरा साथ छोड़ रहे हो हैं? तो कहेगा जी नहीं, बस तुमसे जी उब गया है। तुमसे जी उब गया है, इसलिए हम दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यह बात भगवान को पसंद है। किसको पसंद है? नेचर को पसंद है। सॉरी, नेचर को पसंद है। क्या चीज है? यह पसंद है नेचर को कि बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यक्के चीज से रोज यक्के कपड़ा पहनो, बोर हो जाओगे। तो कहीं कपड़े कलर चेंज, कुछ टी शर्ट टाइप का हो जाए, कुछ शर्ट टाइप का हो जाए, क्यों भाई, कुछ वो हड्डी फड्डी टाइप का हो जाए और कुछ जैकेट वैकेट टाइप का हो जाए। तो कपड़े में बदलाव होना चाहिए। अगर एक ही प्रकार का ड्रेस रोज सूट पहन के जा रहे हैं या टाई बांध करके जा रहे हैं तो वो मज़ा नहीं आता उसमें। एकदम ऐसा होना चाहिए ना। फैशन किसको कहते हैं? फैशन उसको कहते हैं। फैशन का हिंदी में अर्थ क्या होता है मालूम है? फैशन का हिंदी में क्या अर्थ होता है? दिखावा नहीं, वो तो शो ऑफ होता है। फैशन, फैशन का मतलब होता है द वे, तरीका। फैशन का मतलब द वे, तरीका। जिसे सब करें उसे ना करो, कुछ नए तरीके से करो, वही फैशन है। जैसे फटाई जीन्स पहन लो, कोई नहीं पहनता, पहन लो फटाई जीन्स, तो कहीं भैया डैमेज जीन्स पहन रहे हैं, ये तरीका है। तो यही कह रहे हैं कि भगवान को भी पसंद है। भगवान, यहाँ हम नेचर की बात कर रहे हैं, प्रकृति को पसंद है बदलाव, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी व्यवस्था दे दिया है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर का अरेंजमेंट कर दिया है। तो इसीलिए क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है? वेरिएशन के चांस होते हैं। लेकिन जब भी रैंडमाइजेशन होता है, रैंडमाइजेशन का मतलब समझ रहे हैं? व्हाट डू मीन बाय रैंडमाइजेशन? रैंडम मेटिंग हो रही है, उस समय रैंडम मेटिंग होने पर वेरिएशंस जो होते हैं वो, जब आप रैंडम मेटिंग करेंगे तो ऐसी कंडीशन में वेरिएशंस बहुत लिमिटेड रोल प्ले करेंगे, यानी कि वेरिएशन बहुत मुश्किल से आएगा। लेकिन अगर आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग करा रहे हैं, आप एक डिजायर्ड ट्रेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर वेरिएशन करा रहे हैं, जैसे नई नई हाइब्रिड वैरायटीज आप पैदा कर रहे हैं, धान की नई वैरायटी आ रही है, गेहूं की नई वैरायटी आ रही है, और भी तमाम प्रकार की फसलों की, तो उनके जीनोम पर रिसर्च करके नए नए कॉम्बिनेशन के सीड निकाल रहे हैं। ये क्या है? तो दीज आर द मैन मेड वेरिएशन, दीज आर वेरी फास्ट एंड हाईली, इनको हम कह देंगे कि बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि जिस वेरिएशन को मनुष्य इंड्यूस करता है, टारगेटेड होता है, तो उसमें उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि ये तीनों जीन एक साथ यहाँ पर जा रहे हैं, ये लिंकेज है, लेकिन ये कब तक जाएंगे इसकी चर्चा करनी है। तो इसका दूसरा एस्पेक्ट, तो हाँ, वो डिस्टेंस की बात तो किया नहीं अभी, तो आप लिखेंगे द एक्सटेंट ऑफ लिंकेज। कहेंगे कि द एक्सटेंट ऑफ लिंकेज depends on the distance between two genes, percentage of linkage directly proportional to 1 upon distance बिटवीन जीन, यानी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। दूरी जितनी ज्यादा होगी लिंकेज उतना ही कम होगा। लिंकेज तभी ज्यादा होगा जब एक क्रोमोसोम के दो जीन के बीच की दूरी कम है, तभी लिंकेज ज्यादा होगा। जब कभी लिंकेज 100% होता है तो फिर सेग्रीगेशन भी 100% होता है, पूरी तरह से अलगाव होता है। तो फिर गैमीट्स जो होते हैं वो प्योर होते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर लिंकेज हुआ, अगर लिंकेज हुआ
लिंकेज 100%। अगर लिंकेज 100% होता है तो सेग्रीगेशन क्या होगा? सेग्रीगेशन भी 100% होगा। तो गैमीट्स कैसे होंगे? और रिकॉम्बिनेशन तब नया कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। अब इनसे बनने वाली जो संतान होगी वो पेरेंटल टाइप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो ऑफस्प्रिंग जो पैदा होंगे और इनके लिए शॉर्टकट में हम टर्म यूज करते हैं पीटी, पेरेंटल टाइप, यानी कि वो अपने किसी न किसी पेरेंट से जिसका वो क्रोमोसोम प्राप्त किए हैं एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। इसलिए हम इनको ऐसी संतानों को पेरेंट टाइप कहते हैं। क्या कहेंगे? पेरेंटल टाइप, पीटी, द टर्म पीटी इज यूज्ड। कब? जब ये सारी बातें हों, लिंकेज 100% हो, सेग्रीगेशन 100% हो, गैमीट्स प्योर हो, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 0 हो, तो फिर जो संतान इस प्रकार के गैमीट से बनेगी वो अपने माता पिता की एग्जैक्ट प्रतिरूप होगी और हम उसे पेरेंटल टाइप बोलेंगे। शॉर्टकट में हम पीटी लिखते हैं। मन भारी हो रहा? हाँ। नहीं नहीं नहीं, क्लोन नहीं कर सकते, बिकॉज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट एनी कॉस्ट विल नॉट प्रोड्यूस क्लोन। कभी नहीं। क्लोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक ही केस में बनता है। वो कौन होता है? आइडेंटिकल ट्विंस। वो अपने माँ बाप के लिए क्लोन नहीं होंगे, अपने माँ बाप की एग्जैक्ट नहीं, वो पेरेंटल टाइप नहीं है, लेकिन वो दोनों संतानें आपस में क्या हैं, उनके लिए पेरेंटल टाइप टर्म नहीं यूज करेंगे, उनको क्लोन कहेंगे। तो क्लोन अलग चीज है। क्लोन के लिए बिल्कुल सीधा एक टर्म हम यूज कर रहे हैं कि इफ देयर इज 100% जेनेटिक सिमिलरिटी। जैसे आम है, कलमी आम, कलम बांधते हो ना, अब देसी पेड़ नीचे होता है और ऊपर से दशहरी की टहनी होकर ऐसे खच्च से काटो और निचोक खच्च से काट के इसे बांध दिए और गोबर लपेट दिए ताकि ऑक्सीजन मिलता रहे और रस्सी लगा दिया। अब वहाँ से रूटिंग हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन में रूटिंग इफेक्ट होता है, और बाद में उसको मेन प्लांट से कट करके उसको जमीन में लगा दिया ले जाकर। अब क्या है? अब उसमें नीचे का जो कट है वो तो देसी का है और ऊपरा वाला कलमी का, दशहरी का मान लो, तो वो काइमेरा हो गया। वो क्या हो गया? काइमेरा हो गया। काइमेरा का मतलब क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि दो जेनेटिक सोर्स का डीएनए लगा हो, तो काइमेरिक डीएनए बन गया वो सीधा, वो काइमेरा कहलाएगा। ऑर्गेनिज्म भी काइमेरा होता है, वो हाइब्रिड है, काइमेरा कहो, हाइब्रिड कहो, कुछ भी कहो। तो वहां पर आपने क्या किया है? वो क्लोन है। उसकी ऊपर वाली टहनी दशहरी के लिए क्लोन है और नीचे वाली अपने देसी वाले के लिए क्लोन है। क्लोन के लिए आप कहीं पर भी ले जाइए, एक सेल भी क्लोन होती है, जीन भी क्लोन होता है, ऑर्गेन क्लोन होता है, ऑर्गेनिज्म क्लोन होता है। शर्त केवल यही है कि उसमें जेनेटिक सिमिलरिटी 100% होनी चाहिए। बात समझ गए? हाँ, तो क्लोन हम कहीं नहीं यूज कर सकते। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, लेकिन यक्के क्रोमोसोम तो पा रहा ना, पेरेंटल ही तो मिल रहा है, पैटर्नल साइड। और दूसरा का आकर के जोड़ा बनाएगा तो मम्मी वही करेंगे का? मम्मी कहाँ से आई हैं? पापा फैजाबाद के हैं, मम्मी लखनऊ के हैं, तब ठाकुर हो ना, तो कह रहे हैं कि पापा जो है सूर्यवंशी ठाकुर हैं और मम्मी जो है परमार वंश की हैं। तो परमार का खून उधर से आया और सूर्यवंशी का इधर से, दोनों के मिल गए। कहाँ हुआ वो? क्लोन कहाँ है? अपने माँ बाप का क्लोन कभी नहीं हो सकता बच्चा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुआ है। तो समझ गए ना? यस। वेजिटेटिव प्रोपागेशन से जब भी होगा वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, उसको हम कहते हैं सोमा क्लोन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप हुए हैं, तो सोमा क्लोन है। हाइब्रिडाइजेशन देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन से, दूसरा होता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो वो सोमा क्लोन होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सोमा क्लोन कौन होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम डिस्कशन करेंगे उस पर, है कि नहीं? हाँ, कोर्स बहुत वाइड है, अगर पढ़ते जाएं तो फिर अब आपको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है तो हर चीज़ जानना चाहते हैं।
चलेंगे उस तरफ, लेकिन हम अभी फिलहाल आपको यहीं पर लिमिट में रखेंगे। तो आपने यहाँ पर भी ये देख लिया कि अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 0% है तो इस सिस्टम को पेरेंटल टाइप कहेंगे, पीटी कहेंगे। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी कैलकुलेशन में आगे आएगा। और अगर उसमें लिंकेज 100% नहीं हुआ है, इसका मतलब कुछ जीन यहाँ पर रिपल्सन फेज में थे, और अगर सब में लिंकेज हो गया तो सभी जीन कैसे थे, कपलिंग फेज में थे। और अगर इन्होंने रिपल्सन शो किया, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर इज द रिजल्ट, क्रॉसिंग ओवर इज द इवेंट एंड रिकॉम्बिनेशन इज द रिजल्ट। नए कॉम्बिनेशंस की जड़ है कौन, क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ तभी नए कॉम्बिनेशन आए। अब हम चल रहे हैं उसी तरफ चर्चा करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब अगर ऐसा नहीं हुआ, सपोज दैट कि अगर लिंकेज 100% नहीं हुआ, लिंकेज मान लो कि 70% हुआ सपोज दैट, तो इसका ये मतलब हो गया कि क्रॉसिंग ओवर कितने परसेंट हुआ, या आप इसको सीधे रिकॉम्बिनेशन कह दीजिए। क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन कितने परसेंट हुआ, 30% केस में हुआ। तो फिर लिंकेज कंप्लीट हुआ क्या, लिंकेज इनकम्प्लीट है। लिंकेज क्या है, इनकम्प्लीट है। और जब लिंकेज इनकम्प्लीट है तो जो प्रोजेनी है वो कैसी होगी, इनसे जो बनेगी, तो प्रोजेनी को हम नॉन पेरेंटल टाइप कहेंगे, नॉन पेरेंटल टाइप। और इसे हम क्या लिखेंगे, NP एंड T, ऐसे। तो दो टर्म आप समझ गए, पेरेंटल टाइप एंड नॉन पेरेंटल टाइप। जब लिंकेज 100% ना हो, इसका मतलब जेनेटिक सेग्रीगेशन हो रहा है, यहाँ पर एलील्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे के एलील से अलग हो रहे हैं। तो नए कॉम्बिनेशन आएंगे, नए कॉम्बिनेशन से जो संतान पैदा होगी वो अपने माता पिता की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी। तो इसको नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ प्रोजेनी बोलेंगे। तो हम दोनों चीज़ों का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, पेरेंट टाइप कितने हैं और नॉन पेरेंटल टाइप कितने हैं। हम चलें और कैलकुलेशन करें, इससे पहले हम चलेंगे और क्रॉसिंग ओवर पर बात करें। किस पर बात करेंगे, तो थॉमस हंट मॉर्गन is famous for his contribution in the field of crossing over. He experimented on Drosophila, the fruit fly, Drosophila melanogaster. मैंने आपको बताया कि क्यों उसका चुनाव किया था, कल बताया था कि उसकी शॉर्ट ब्रीडिंग साइकिल है, 2 ही सप्ताह में पूरा, इजली उपलब्ध है, लैब में आसानी से कल्चर की जा सकती है, और उसके वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसमें तमाम प्रकार के जो जेनेटिक जो ट्रेड्स हैं, देयर आर सो मेनी ट्रेड्स। तो आप विधिवत बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, कई चीज़ों का, लक्षणों का अध्ययन करेंगे। इसीलिए ड्रोसोफिला वाज द आइडियल मटेरियल फॉर द जेनेटिक रिसर्च, राइट, इन एनिमल सिस्टम, एनिमल किंगडम। तो आइए और अब हम चलते हैं उसी पर। क्रॉसिंग ओवर का पहले मतलब हम समझ लें कि कब होता है। तो क्रॉसिंग ओवर गैमीट निर्माण के समय जब मियोसिस डिवीजन होता है तब होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होमोलागस क्रोमोसोम में भी होता है और नॉन होमोलागस के बीच भी होता है। तो हम जिस क्रॉसिंग ओवर की बात करने चल रहे हैं, ये होमोलागस क्रोमोसोम के बीच की बात है। नॉन होमोलागस हम बाद में देखेंगे। नॉन होमोलागस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, और यहाँ क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर ही कहते हैं केवल उसको। हालांकि रिकॉम्बिनेशन दोनों में होता है, लेकिन वहाँ बड़ा रिकॉम्बिनेशन होता है। पता लगा कि पहली जोड़ी क्रोमोसोम निकल के दूसरे के साथ चला गया, दूसरी जोड़ी वाले से जुड़ गया, कोनो मतलब ही नहीं है, वहाँ चला गया। तो नॉन होमोलागस क्रोमोसोम के बीच में जब अदला बदली होती है तो इस अदला बदली को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, ठीक। लेकिन अगर होमोलागस में हो रहा है तो इसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो जो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्रॉसिंग ओवर का है, पहले हम इसे जान लें और फिर उसके बाद नॉन होमोलागस पढ़ लेंगे, उसको भी देख लेंगे। तो आइए जरा जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर जिसे हम पढ़ने चल रहे हैं, ये एक इवेंट है जो कि गैमीट निर्माण के समय होती है, और उन ऑर्गेनिज्म में जिनमें गैमीट निर्माण माइटोसिस से नहीं बल्कि मियोसिस डिवीजन से होता है, ठीक, हम वहां पर बात कर रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर की बात करें, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। This takes place during gamete formation in meiosis division.
द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या चीज होता है? द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, हालांकि रिकॉम्बिनेशन के कई और कारण होते हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर उनमें से एक है। अगर हम कहें कि क्रॉसिंग ओवर को रिकॉम्बिनेशन कह दें, ये बात गलत है। रिकॉम्बिनेशन तो किसी भी अन्य कारण से भी हो सकता है, केवल क्रॉसिंग ओवर से नहीं। तो क्रॉसिंग ओवर स्वयं रिकॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर का परिणाम है, इवेंट होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज द इवेंट एंड द रिकॉम्बिनेशन इज इट्स रिजल्ट, इसका परिणाम है। ठीक है, कब हो रहा है? व्हेन दिस हैपेंस? इन मियोसिस डिवीजन, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के समय मियोसिस डिवीजन में होता है। मियोसिस डिवीजन को अर्धसूत्री विभाजन भी कहा जाता है, जहां पर डिवीजन के बाद क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है, आधा हो जाता है, इसलिए इस डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, the number of chromosomes after meiosis division reduced to हाफ। क्रोमोसोम का नंबर सामान्य से आधा हो जाता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर मियोसिस डिवीजन रेड्यूस टू हाफ, इसीलिए इसका नाम है क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन, इसीलिए नाम है इसका, ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। लिख लिया? तो क्रोमोसोम की संख्या चूंकि आधी हो रही है, इसलिए हम इसे रिडक्शन डिवीजन कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब मियोसिस डिवीजन में आएंगे तो आपको पता है कि मियोसिस डिवीजन जो होता है, इसको हम दो में डिवाइड कर दें, दो सेगमेंट में। कौन कौन सा? मियोसिस 1 या मियोसिस फर्स्ट कहिए, और दूसरा मियोसिस सेकंड। ये है, ध्यान रहे कि मियोसिस 1 जो है, इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इवेंट है, इसलिए मियोसिस 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं इनके फेजेज में। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। एंड दिस प्रोफेज 1, ऐसे ही यहां पर हम लिखेंगे माइटोसिस में, मियोसिस सेकंड में, यहां पर प्रोफेज फर्स्ट सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड, ये सब सेकंड में आएगा। ध्यान रहे कि मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक माइटोसिस। जो यहां पर परिवर्तन का आधार है वो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 है। तो प्रोफेज 1 में, किसमें? मियोसिस डिवीजन के प्रोफेज 1 में ये सारे चेंजेज हो रहे हैं जो क्रॉसिंग ओवर से संबंधित हैं। हम यहां पर प्रोफेज 1 को, चूंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स और ड्यूरेबल प्रोसेस है, इसलिए इसको और सब सेगमेंट्स में, हम सब इवेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं इसको। आपने मियोसिस डिवीजन पढ़ा होगा तो आपको यह मालूम है कि जो प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1
इट इज मेड अप ऑफ, इसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, लेप्टोटीन में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। वन, टू, थ्री, 4 एंड 5, ये 5 इसके सब इवेंट्स हैं, सब फेजेज हैं प्रोफेज 1 के, जिसमें से जाइगोटीन, पैचिटीन ये दोनों और डिप्लोटीन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इनमें क्या होता है ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। प्रोफेज 1 के जाइगोटीन में, पैचिटीन में और डिप्लोटीन में कौन सा काम होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बात करेंगे हम लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन में कोई खास बात नहीं, ये मियोसिस डिवीजन में आपको पढ़ाया जाएगा कि क्रोमोसोम में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जाइगोटीन पर। यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर होता है जिन पर सवाल बन सकता है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मेक पेयर, क्रोमोसोम्स मेक पेयर। ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं ये पेयर बनाते हैं, अपना जोड़ा बनाते हैं। ये घटना जाइगोटीन स्टेज में होती है। इस इवेंट को हम सिनैप्सिस कहते हैं, SYNAPSIS, सिनैप्सिस इसे कहा जाता है। अब आपसे कहेंगे कि सिनैप्सिस कब होता है, तो आपको लिखना है जाइगोटीन स्टेज में होता है, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के सब फेज जाइगोटीन में होता है। जहां पर ऐसे क्या होता है कि मम्मी वाले क्रोमोसोम और पापा वाले क्रोमोसोम खेल रहे होते हैं इधर उधर, सब लुकिंग लंदन टाकिंग टोक्यो होते हैं, क्या होते हैं, लुकिंग लंदन टाकिंग टोक्यो होते हैं। कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, कोई इधर उधर। लेकिन जब बात आती है बंटने की तो सब अपने अपने एक साथ खड़े हो जाते हैं आकर, है कि नहीं। क्रोमोसोमवा अपने वाले पेयर के साथ बगल में खड़ा हो जाता आकर के। कभी ऐसा नहीं होता कि पहली जोड़ी का क्रोमोसोम तीसरके के पास चला जाए। अगर भटक के गया तो समझ लेना कि फिर वो ट्रांसलोकेशन में ही चेंज होगा। अगर कोई क्रोमोसोम भटकाव करता है, अपना वाला जोड़ा छोड़कर दूसरे के पास चला जाता है, पहली जोड़ी का क्रोमोसोम पहुंच गया 23वीं जोड़ी पर, तो जाके वहां बवाल मचाएगा, मारपिटैया करेगा, एक्सचेंज कर लेगा, एंड दैट मारपिटैया इज नोन एज ट्रांसलोकेशन इन जेनेटिक टर्म, राइट। लेकिन हम उसकी चर्चा ना कर रहे हैं अभी। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं उस क्रॉसिंग ओवर की जो क्लासिकल है, सामान्य प्रक्रिया है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन लेप्टोटीन स्टेज, दीज क्रोमोसोम्स आर फाउंड स्कैटर्ड हियर एंड देयर इन न्यूक्लियस एंड दीज स्टार्ट द कंडेंसेशन so that physically these appear visible, तब वो दिखाई देने लगते हैं हमको, राइट। और फिर इसके बाद वो पेयर करते हैं। जब वो पेयर करते हैं तो इस स्टेज को हम बोलते हैं बाईवैलेंट स्टेज। क्या कहेंगे, बाईवैलेंट। बाईवैलेंट का मतलब 2 क्रोमोसोम बगल बगल आके स्थित हो गए, तो उस स्टेज को बाईवैलेंट कहा जाता है, ठीक। तो यहां पर क्या डेवलप होते हैं, बाईवैलेंट्स बनते हैं। मतलब क्या हुआ भैया, मतलब ये हुआ है कि दोनों क्रोमोसोम बगल बगल आ गए हैं। कहां पर, यहाँ। एक जने ई है और एक वाई है, एक वाई है बगल वाले। देखे में के खान रहा था ऐसे, ये है, क्या नाम देंगे इसको हम, इसे चूंकि होमोलॉगस पेयरिंग हो रही है, होमोलॉगस पेयरिंग हो रही है, हम इस स्टेज को क्या नाम देते हैं, बाईवैलेंट कहते हैं इनको, इस स्टेज को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाईवैलेंट अवस्था कहां अपीयर करेगी, तो आप बताएंगे जाइगोटीन पर, क्योंकि यहीं पर सिनेप्सिस होती है, पेयरिंग होती है। पहले ये क्रोमोसोम पतले से थे, लेकिन कंडेंस हो गए लेप्टोटीन अवस्था में तो मोटे दिखने लगे, और फिर क्या हो गए, ये एक दूसरे के बगल बगल स्थित हो गए,
पहली जोड़ी के क्रोमोसोम, एक ही जोड़ी के क्रोमोसोम है ये, चाहे वो दूसरी जोड़ी के हों, चाहे वो तीसरी जोड़ी के हों, चाहे पांचवी जोड़ी के हों, परंतु ये पेयर में है। समझ में आ गया? लेकिन अभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर कितने स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं? 2 स्ट्रैंड स्टेज है। क्या है ये बाईवैलेंट हैं और क्या है? 2 स्ट्रैंड स्टेज हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। 2 स्ट्रैंड स्टेज है ये, और इस 2 स्ट्रैंड स्टेज के लिए एक नया टर्म हम यहां पर यूज करते हैं और इसे बोलते हैं डायड। डैड नहीं, डायड, नहीं तो डैड बोल दो, डायड, DIAD। बात को समझिए, एक एक चीज समझ से, एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए आपका कि क्रोमोसोम ने पेयर कर लिया साहब, कहाँ पर? जाइगोटिन में। तो ये जो पेयरिंग है, क्योंकि ये 2 स्ट्रैंड स्टेज दिखा से डायड है और 2 क्रोमोसोम इसलिए बाईवैलेंट। इनमें से एक क्रोमोसोम पैटर्नल और दूसरा, कितनी बार बोल चुका हूं, कभी नहीं भूलेगा, पैटर्नल मैटर्नल पेयरिंग है। नहीं तो ढूंढा करते थे कि एलील कहाँ है, जीन कहाँ, एकदम कंफ्यूज थे। क्यों प्रदीप भाई? ऐसे नहीं ढूंढा करते थे सब, कुछ नहीं। हमें इनको समझना है कि बता तेरे चेहरे पर क्या क्या लिखा है? जिन्हों के चेहरे पर क्या क्या लिखा है, सब एक एक चीज देखेंगे, डिकोडिंग करेंगे इसकी। बता तेरे चेहरे पर क्या क्या लिखा है, तो बताएगा हम हमारे चेहरे पर क्या क्या लिखा है? तो ये जो पेयरिंग कर रहा है क्रोमोसोम, इसको हमने क्या कहा? ये बाईवैलेंट है, 2 स्ट्रैंड स्टेज, दैट इज आल्सो नोन एज डायड। बात समझ में आ गया? अब क्या करना है? अब चलते हैं अगली स्टेज पर, पैचिटीन अवस्था में। कहाँ चलेंगे? पैचिटीन अवस्था में चलेंगे। यहां पर जो ये क्रोमोसोम है वो कैसा हो जाता है? ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं ये लेंथ वाइज स्प्लिट करते हैं ऐसे, ठीक है? ये लेंथ वाइज स्प्लिट करेंगे, ये वाला भी लेंथ वाइज स्प्लिट करेगा। ऐसे सेंट्रोमियर कहां पर है? आप देखो इनका सेंट्रोमियर दिखने लगा, अब इनका सेंट्रोमियर दिखने लगा है, ये है, दिस वन इज द सेंट्रोमियर। क्या चीज है ये? दिस वन इज द सेंट्रोमियर। अब इस स्टेज पर अगर हम देखें तो 2 पॉइंट पर क्रॉस ओवर हो रहा है। कहां कहां पर? इस पॉइंट पर। और कहां हो रहा है? इस पॉइंट पर। मीन्स क्रॉसिंग ओवर में अकर एट मोर देन 1 प्लेस आल्सो, इट मे बी एट 1 प्लेस, तो सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर कहेंगे। अगर 2 पॉइंट पर चेंज हो रहा है तो 2 पॉइंट क्रॉस ओवर होगा, और तीसरे पर कर रहा तो 3 पॉइंट क्रॉस ओवर होगा। बात समझो, कितनी पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ये रैंडम होता है, ये आप तय नहीं कर सकते कि कहां कहां हो सकता है, ठीक है? लेकिन जहां होगा वहां पर कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हम उनकी चर्चा करेंगे अलग से। तो यहां पर फिलहाल ये जो क्रोमोसोम आए, इसमें से कौन है ये पैटर्नल क्रोमोसोम, ये मैटर्नल क्रोमोसोम। इस स्टेज को हम बाईवैलेंट तो कहेंगे। क्या कहेंगे? बाईवैलेंट तो है, ये बाईवैलेंट है, और क्या है? लेकिन ये टेट्रायड है। क्या है? ये टेट्रायड है। क्यों? क्योंकि ये 4 स्ट्रैंड स्टेज है। कैसा है? ये 4 स्ट्रैंड स्टेज है। दिस वन, इट इज द 4 स्ट्रैंड स्टेज। इन क्रोमोसोम पर जीन हम फिक्स नहीं किए हैं, कौन सा जीन यहां बैठा है। अभी तो खाली क्रोमोसोम को ऐसे ही दिखा रहे हैं सिंपल तौर पर। यहां पर मोनोवैलेंट कैसे बोलेंगे? अरे भैया 2 क्रोमोसोम है ना। हाँ, होमोलॉगस पेयरिंग में एक पेयर को मोनोवैलेंट नहीं कहेंगे, ये डाईवैलेंट है। हाँ, ये तो भाई बाईवैलेंट जो स्टेज है ये आपको जाइगोटीन में दिख रही है, आगे जब तक क्रॉसिंग ओवर फाइनल नहीं हो जाएगा दिखेगी। यहाँ 2 स्ट्रैंड स्टेज है, यहाँ 4 स्ट्रैंड स्टेज हो जाती है,
क्योंकि जब और इनके लेंथ वाइज स्प्लिटिंग होती है किसकी, क्रोमेटिड्स की, वो लहराने लगते हैं हवा में। तो इसीलिए यहां पर जो लिखा गया है, अगर हम ये बात करें, इस क्रोमेटिड को 1 कहें, इस क्रोमेटिड को 2 कहें, इसको 3 कहें, इसे 4, तो यहां पर 1 एंड 3 क्या है, क्रोमेटिड 1 एंड 3, यहां पर 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। 3 एंड 4 क्या है, ये आपस में सिस्टर हैं। ठीक है, 1 कौन है, 1 एंड 4 ये नॉन सिस्टर हैं और एक्सटर्नल हैं, नॉन सिस्टर एंड एक्सटर्नल क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर एंड एक्सटर्नल क्रोमेटिड हैं ये। और यहां पर 2 एंड 3 ये कौन है, ये नॉन सिस्टर भी हैं एंड इंटरनल क्रोमेटिड्स, इंटरनल क्रोमेटिड ये हैं। और क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर एंड इंटरनल क्रोमेटिड के बीच होता है, यानी कि जो नॉन सिस्टर भी हैं और अंदर की तरफ स्थित है, इंटरनल क्रोमेटिड्स टेक पार्ट इन क्रॉसिंग ओवर। कभी भी एक्सटर्नल क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर में भाग नहीं लेते सामान्य परिस्थिति में, यद्यपि ड्रोसोफिला में देखने को मिलेगा, हम आपको बताएंगे, टेट्राड एनालिसिस में पढ़ाएंगे आपको। लेकिन जब देखा जाए सामान्य परिस्थिति यही है कि जब ये दोनों बगल बगल स्थित हो जाते हैं तो फिर यहां पर क्रोमेटिड नंबर 2 और 3 जो अंदर की तरफ स्थित हैं और दूसरे दूसरे क्रोमोसोम के हैं, तो हम इनको नॉन सिस्टर कहेंगे आपस में और इंटरनल कहेंगे। ये और ये यानी 1 और 4 ये भी क्या हैं, नॉन सिस्टर हैं, परंतु ये एक्सटर्नली पोजीशन में है। तो इंटरनल पोजीशन जिसकी है और वो नॉन सिस्टर है, उन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। तो क्रॉसिंग ओवर किस पर होगी, पैची 3 अवस्था में होगी और 4 स्ट्रैंड स्टेट अर्थात टेट्राड में बाइवेलेंट पर होगी और नॉन सिस्टर और इंटरनल क्रोमेटिड के बीच होगी। इतनी बात समझ में आ गई। और क्रॉसिंग ओवर तभी होगा जब पास पास बैठे हुए 2 जीन के बीच की दूरी पर्याप्त है, बहुत नज़दीकी उनके बीच नहीं है, तभी, नहीं तो वो लिंकेज में चले जाएंगे और कपलिंग फेज में चले जाएंगे। तो क्रॉसिंग ओवर तभी होता है जब जीन्स रिपल्सन फेज में होते हैं। बात समझ में आ गई। आज के लिए यहीं तक। कल हम आपको मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर समझाएंगे, रिकॉम्बिनेज एंजाइम का रोल समझाएंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है उसके बारे में बताएंगे। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे और कल ही हम आपको टेट्राड एनालिसिस के बारे में भी चर्चा करेंगे कि होती कैसे है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।